और कल हमने सेक्शन 7 तक वाले सेक्शन किया था, ठीक है। हैप्पी नवरात्रि। और आज हम सेक्शन 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैंने साइड में बेयर एक्ट लगा रखा है, ग्रुप में बेयर एक्ट है, तो आप मिला लेना उससे। एंड ठीक है, सो हियर इट इज सेक्शन 8 प्रमाण पत्र की बात कर रहा है, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र। तो जैसे हमें कोई काम करने से पहले आईडी कार्ड मिलता है, कुछ वैसे ही पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो प्रमाण पत्र क्या है? उनका आइडेंटिफिकेशन, नहीं, प्रमाण पत्र क्या है? शक्तियां, कृत्य इत्यादि प्रदान करने का एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है सेक्शन 8 कि पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे, मुद्रांकित इस अधिनियम में उपबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र का धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। तो अगर आप कैसे पुलिस अधिकारी बनोगे? जब आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा तब आप में ये शक्तियां वेस्ट हो जाएंगी। जब आपसे ये प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा, आपसे ये शक्तियां छिन जाएंगी, ठीक है। जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता, तब प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रह जाने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्थित करना होगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता तो उसे प्रमाण पत्र लौटाना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिविरत नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पैरा कह रहा है, थर्ड पैरा कह रहा है सेक्शन 8 का कि अगर आप पुलिस अधिकारी थे और निलंबित हैं तो इससे के कारण आपकी शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार छिन जाएंगे, बट आपके उत्तरदायित्व, अनुशासन और शक्तियां बने रहेंगे, ठीक है। नाउ सेक्शन 8 के साथ हम सेक्शन 8A भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्लस सेक्शन 28 भी पढ़ लेते हैं, ओके। चलो, तो पुलिस ऑफिसर के प्रमाण पत्र से संबंधित सेक्शन है ये। इस वाले बेयर एक्ट में सेक्शन 8 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पुराना बेयर एक्ट है, मैंने लिया था गूगल से ये, बट नहीं दिख रहा मुझे इसमें, ठीक है। बट 8 है, अगर आप बेयर एक्ट ओपन खरीद के पढ़ रहे हो तो उसमें है, ओके। तो सबसे पहले सेक्शन 8 का शॉर्ट बनाते हैं। क्या बोलता है सेक्शन 8? प्रमाण पत्र के बारे में, पुलिस ऑफिसर के प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रहा है। प्रमाण पत्र किस सेक्शन में दिया है? तो सबसे पहले सेक्शन 8 में दिया है, ओके। कौन देगा? सबसे पहले बोल रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर मिलता है तो उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। यह प्रमाण पत्र उसे कौन देगा? या तो महानिदेशक देगा, क्योंकि महानिदेशक अब सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है, या महानिरीक्षक द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, या महानिरीक्षक द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद ये किन ऑफिसर्स को दिया जाएगा? जो सेक्शन 4 में वर्णित है उनसे, उनके अलावा सेक्शन 4 से भिन्न अधिकारियों को दिया जाएगा, ठीक है, सेक्शन 4 से भिन्न अधिकारियों को, ओके। और जिस व्यक्ति को ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है उसमें पुलिस ऑफिसर की सारी शक्तियां एंड विशेषाधिकार निहित हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अगर कोई व्यक्ति, सेकेंड चीज क्या बोल रहा है सेक्शन 8 सेकेंड पैरा बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता है तो प्रमाण पत्र की शक्तियां स्वतः ही क्या हो जाएंगी? शक्तिहीन हो जाएंगी। यह प्रमाण पत्र स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा। लेकिन स्वतः ही प्रभावहीन होने का मतलब ये नहीं है कि प्रमाण पत्र वह व्यक्ति अपने पास रखेगा। उसको तुरंत पुलिस ऑफिसर न रहने पर प्रमाण पत्र वापस करना होगा, ठीक है। और अगर उसे सिर्फ निलंबित किया गया है तो उसके पास से पुलिस ऑफिसर की सारी ड्यूटीज, सारे पावर्स और विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे, बट फिर भी वो ऐसे उत्तरदायित्व, ऐसे अनुशासन और ऐसे शक्तियों के अधीन होगा जैसे
एज ए ऑफिसर वो रहता है, क्योंकि वो सिर्फ निलंबित हुआ है, ठीक है। उससे पावर, शक्तियां जो काम करने के लिए, ऐसे ऑफिसर काम करने के लिए उसको दी गई थी, वो हटाई जाएंगी। बट जिन निर्बंधनों के अधीन वो था, वो निर्बंधन अभी उस पर लागू रहेंगे। नाउ सेक्शन 8 था ये। सेक्शन 8 के साथ सेक्शन 8A भी हम पढ़ेंगे। जैसा हमने कहा था, सेक्शन 8A में क्या है। सेक्शन 8A में भी प्रमाण पत्र है, बट ये प्रमाण पत्र पुलिस ऑफिसर किसके साथ जुड़ा गया था, ये सेक्शन 2A के साथ जुड़ा गया था। वहां इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था 2001 में, है ना। किसके साथ 2A में क्या था, नागरिक उड्डयन कार्मिक, है ना। तो जो पुलिस फोर्स हवाई जहाज, हवाई अड्डे पे इत्यादि जगह पे सुरक्षा के लिए, हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट इत्यादि जगह पे लगती है, उस पुलिस फोर्स की बात ये कर रहा है। इनके लिए प्रमाण पत्र सेक्शन 8A में है, ठीक है, ओके। और इसको जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशक देगा ये प्रमाण पत्र, क्योंकि और चूंकि यूपी का लॉ है, यूपी पुलिस एक्ट है, तो यूपी का महानिदेशक जो होगा नागरिक उड्डयन का, वो देगा, ठीक है। या हो सकता है कि राज्य सरकार, यूपी राज्य सरकार ने कोई अन्य व्यक्ति इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए नियुक्त किया हो, वो देगा। साथ ही इसका प्रारूप भी यहाँ पर वर्णित है, ठीक है। नागरिक उड्डयन कार्मिक को जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसका प्रारूप कहाँ वर्णित है, इसी सेक्शन में नीचे आपको देखने को मिलेगा, ओके। जिसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि श्री जिस भी व्यक्ति XYZ को नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन एक पुलिस बल है, ओके। इसके बाद मैंने बोला कि सेक्शन 8 और 8A पढ़ रहे हैं, तो साथ में हम लोग सेक्शन 28 भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सेक्शन 28 क्या बोलता है, चलो बेयर एक्ट में देखते हैं। पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का प्रदान करने से इनकार करना। तो अभी हमने देखा सेक्शन 8 में कि अगर कोई पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता तो उसे प्रमाण पत्र क्या करना होगा, वापस करना होगा। परंतु अगर पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाने पर कोई प्रमाण पत्र वापस नहीं करता या मना कर देता है, ठीक है, तब क्या होगा। प्रमाण पत्र के साथ साथ अन्य चीजें भी इसके अंदर पैरा में लिखी हुई हैं। अन्य साज सज्जा की वस्तु जैसे ड्रेस हो गया, हथियार इत्यादि वस्तुएं जो भी एज ए पुलिस ऑफिसर उसको प्रदान की गई थी, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर उसकी दोष सिद्धि साबित होती है कि उसने जानबूझकर उसको वापस नहीं किया, तो 200 रुपये से अनाधिक अर्थात 200 रुपये मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकता है कि शास्ति या 6 माह से अनाधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से दोनों को दंडनीय होगा, ठीक है। तो जब मजिस्ट्रेट के समक्ष हो क्या हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसको 200 रुपये, ये मैक्सिमम है, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, या 6 महीने तक का कारावास, 6 मंथ तक का कठोर कारावास, जो श्रम सहित, जिसमें उससे कार्य भी कराया जा सकता है, श्रम सहित भी हो सकता है या श्रम रहित दे सकता है, या दोनों दे सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि सिर्फ 200 रुपये तक का जुर्माना लगा के छोड़ दे, या 6 महीने तक की कालावधि, 6 महीने तक लिखा है, 200 रुपये तक लिखा है, इसका मतलब उससे कम हो सकता है दोनों में से, या दोनों दे दे, ठीक, ओके। तो ये था आपका एक वो। अब हम लोग एक अगला टॉपिक बनाएंगे सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 9। पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। तो पुलिस अधिकारी की पर जो निर्बंधन होते हैं उससे संबंधित ये है। इसके लिए हम सेक्शन 9, 10 + 20 एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं, फिर इसका व्हाइट बोर्ड करते हैं, ठीक है। जब तक जिला अध्यक्ष या ऐसी अनुमति के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्त अनुज्ञा न दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहित करने के लिए, या जब तक वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्याग पत्र देने के आशय से लिखित सूचना 2 महीने से अन्यून अवधि के लिए न देते, बिना जिला अधीक्षक
की इजाजत लिए तो स्वतंत्र ना होगा। दूसरा बोल रहा है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी है महानिरीक्षक जब तक ऐसा अव्यक्त रूप से लिखित रूप में आज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी उस कर्तव्य से भिन्न किसी अन्य कर्तव्य के नियोजन या पद में नहीं लगेगा। ये 9 and 10 हो गया। इसके साथ हम 20 भी देख लेते हैं। क्या प्राधिकार पुलिस ऑफिसर द्वारा जो प्रयोग किया जा सकता है? पुलिस ऑफिसर इस अधिनियम और सीआरपीसी में विनियमित करने के लिए इसके पश्चात पारित किसी अधिनियम के अधीन अधिकारी के लिए उल्लिखित प्राधिकार के सिवाय किसी प्राधिकार का यूज नहीं करेगा। ओके, तो पुलिस ऑफिसर पर क्या क्या प्रतिबंध है, निर्बंधन है जिसको वो नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ये देखना है हमको। तो सबसे पहले सेक्शन 9 है जो कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपना पोस्ट का से त्याग पत्र देना चाहता है या छोड़ना चाहता है, ठीक है, सेक्शन 9, ठीक है, तो उसको जिला अधीक्षक या इस रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, जिला अधीक्षक शब्द याद रखना है, और अन्य व्यक्ति जिसको इस काम के लिए नियुक्त किया गया हो, ठीक है, बिना इनकी अनुमति के वो अपने ड्यूटी से क्या नहीं हो जाएगा, फ्री नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति त्याग पत्र ही देना चाहता है, तो त्याग पत्र देने के लिए उसको कम से कम 2 मंथ, कम से कम मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है, कम से कम 2 माह पूर्व लिखित सूचना, कैसी सूचना, लिखित सूचना किसको देनी होगी, अपने वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को देनी होगी। ठीक है, और फिर जिला पुलिस, एक सेकेंड, जिला अधीक्षक की अनुमति भी आवश्यक है। कुल मिलाकर बिना जिला अधीक्षक की अनुमति ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसको इस कार्य के लिए लगाया गया है उसकी अनुमति के बिना कोई अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो अपने वरिष्ठ ऑफिसर को कम से कम 2 महीना पहले लिखित सूचना दे। ठीक, ये 9 था। पहला निर्बंधन ये है। दूसरा निर्बंधन क्या है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है जब आप पुलिस ऑफिसर हो तो जिस काम के लिए आपको नियोजित किया गया है, जिस कर्तव्य के लिए आपको ड्यूटी पे लगाया गया है, उससे हटकर आप अन्य काम नहीं करोगे जब तक कि महानिरीक्षक की लिखित अनुमति न मिल जाए। अगर आपका महानिरीक्षक जो है वो आपको रिटन अनुमति दे देता है, लिखित अनुमति दे देता है, ठीक है, रिटन अनुमति, लिखित अनुमति दे देता है, तब आप कोई अन्य कार्य कर सकते हो। लेकिन अगर आपको महानिरीक्षक लिखित अनुमति नहीं दे रहा तो आपको जिस काम के लिए लगाया गया है आप सिर्फ वही काम करोगे। और तीसरा निर्बंधन क्या होता है? सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है आपके पास सिर्फ वही शक्तियां या कर्तव्य हैं जो आपको पुलिस एक्ट 1861 और सीआरपीसी के अंतर्गत एज ए पुलिस ऑफिसर प्रदान की गई है। तो वर्तमान में बीएनएसएस, ये 3 निर्बंधन है। ठीक है, चलो एक बार इन दोनों का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले एक प्रमाण पत्र पुलिस अफसर को दिया जाता है पुलिस बनने पर, जो कि महानिदेशक या महानिरीक्षक द्वारा दिया जाता है। ये ऐसे पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है जो सेक्शन 4 से भिन्न है। ठीक है, ओके, जिसके द्वारा उस पुलिस ऑफिसर को ऐसे पुलिस ऑफिसर की शक्तियां, ड्यूटी इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। एक बार कोई पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता तो ऐसे प्रमाण पत्र स्वतः प्रभावहीन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको प्रमाण पत्र को अपने पास रखेगा, वह प्रमाण पत्र उसे वापस करना होगा। अगर ऐसा पुलिस ऑफिसर सिर्फ निलंबित हुआ है तब उसकी शक्तियां इत्यादि, ड्यूटीज इत्यादि तो समाप्त हो जाती हैं, निलंबित हो जाती हैं। ठीक है,
परंतु वह उन अनुशासन के अधीन रहेगा जो एज ए पुलिस ऑफिसर वो रहा होता। फिर सेक्शन 8A आया, यह नागरिक कार्मिक उड्डयन कार्मिक पुलिस ऑफिसर की बात करता है। इसका प्रमाण पत्र नागरिक उड्डयन यूपी का महानिदेशक देगा। ओके, और सेक्शन 28 था। सेक्शन 28 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र नहीं वापस करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धि पर 200 रुपये मैक्सिमम या 6 महीने तक का कठोर कारावास जो श्रम सहित या श्रम रहित हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये था प्रमाण पत्र। उसके बाद आया पुलिस ऑफिसर पर क्या क्या निर्बंधन है। तो सबसे पहला निर्बंधन है कि पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 9 में है, वो सिर्फ अगर वो अपना पद त्यागना चाहता है तो सबसे पहले उसको जिलाधीक्षक या अन्य व्यक्ति की अनुमति आवश्यक है। अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो 2 महीने की लिखित सूचना, कम से कम 2 महीने पूर्व से लिखित सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी होगी। ठीक है। सेक्शन 10 का दूसरा निर्बंधन बताता है कि अगर वो किसी अन्य काम को करना चाहता है एज ए पुलिस ऑफिसर होते हुए तो महानिरीक्षक ने अगर लिखित अनुमति दी है तब कर सकता है, अन्यथा नहीं। और सेक्शन 20 इसका तीसरा निर्बंधन बताता है कि उसे ऐसी शक्तियां या कर्तव्य प्राप्त होंगे जो पुलिस एक्ट 1861 या सीआरपीसी या बीएनएसएस में उसे दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य कोई कार्य करने की शक्ति उसके पास नहीं है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11 से। ओके, सेक्शन 11 को 1874 में निश्चित कर दिया गया है, पुलिस अर्धवार्षिक निधि थी। और सेक्शन 12 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन 13 to 16 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 13 to 16 भी इम्पोर्टेंट है। ये अतिरिक्त पुलिस बल की बात करता है। अतिरिक्त पुलिस बल क्या होता है? तो 13, 13 है व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। 14 है रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। 15 है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। और 16 है थर्टीन, 14, 15 या 15 का के अधीन संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर व्ययन। सो बेयर एक्ट में थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग सीधे उस पर समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। ठीक है, आप बेयर एक्ट पढ़ लेना। ओके, सो देखो अक्सर कई जगह पे प्राइवेट लोग अपना पुलिस बल रखते हैं। कैसे रखते हैं देखते हैं। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस बल। सेक्शन 13 to 16 दिया है ये। सबसे पहले सेक्शन 13 देखते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन 13। ठीक है, सेक्शन 13 कहता है व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट खर्चे पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर रखना चाहता है तो उसकी बात करता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर सेक्शन 13 में दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात बोलता है कि किसी व्यक्ति के ने अगर आवेदन किया है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने अगर आवेदन किया है, किसी व्यक्ति ने अतिरिक्त पुलिस बल का आवेदन किया, मान लो कोई जो है कोई फंक्शन कर रहा है, उसको पुलिस ऑफिसर की आवश्यकताएं हैं, पुलिस बल की आवश्यकता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति आवेदन करता है, कैसे आवेदन करता है? लिखित। ठीक है, किसी व्यक्ति के आवेदन पर अतिरिक्त पुलिस बल, मान लो कहीं बड़ा फंक्शन हो रहा है, वहां पे पुलिस बल की आवश्यकता है, या ऑलरेडी पुलिस बल है और एक्स्ट्रा पुलिस बल की आवश्यकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित ऑफिसर इसका क्या कर सकेंगे? नियुक्ति कर सकेंगे। तो कौन कौन कर सकेगा? तो सबसे पहले है पुलिस महानिरीक्षक,
दूसरे नंबर पे है सहायक महानिरीक्षक और तीसरे नंबर पर है जिलाध्यक्ष। ठीक है, सॉरी, जिलाधीक्षक। ओके, तो ये तीन ऑफिसर, पुलिस महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस बल की कहीं पर तैनाती प्राइवेट खर्चे पर कर सकते हैं। प्राइवेट खर्चे मतलब जो व्यक्ति चाहता था पुलिस बल की नियुक्ति उनके कहने पर। उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो कहीं पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति क्यों की जाएगी? शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा? शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरी बात ये रखना है कि जो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होगी वो किसके अधीन होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है किसके अधीन होंगे अगर कहीं पर एक्स्ट्रा पुलिस बल या पुलिस बल की नियुक्ति हो रही है, तो जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत होंगे, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन के अधीन होंगे, ठीक है, और अन्यत्र किसके अधीन होंगे? जिला अधीक्षक के। अब इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे पुलिस ऑफिसर की, सॉरी बीच में मेरा कट हो गया था, फिर से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, की नियुक्ति करेगा। बट जब तक ऐसे पुलिस ऑफिसर काम पर हैं तो वो जिला अधीक्षक, ठीक है, के अधीन रहकर काम करेंगे। ओके, अगर ऐसे पुलिस बल को हटाना है तो जिस व्यक्ति ने, ठीक है, जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित करने की प्रार्थना की थी उससे ऐसी लिखित सूचना 1 महीने पूर्व देनी पड़ेगी, ठीक है, 1 महीने पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ेगी। लिखित सूचना देनी पड़ेगी। चलो, ये सेक्शन 13 था, इसके बाद सेक्शन 14 पढ़ेंगे। सेक्शन 14 के लिए चलते हैं वापस बेयर एक्ट पर, एक बार बेयर एक्ट देखते हैं फिर वो देखते हैं सेक्शन 14 क्या बोलता है। ओके, सेक्शन 13, 14, 15, 16 अपने आप में एक क्रम बना रहा है ना। और सेक्शन 14 बोलता है रेल और अन्य कर्म के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। जब कोई रेल, नहर या अन्य लोक कर्म, सिर्फ रेल नहीं बल्कि नहर इत्यादि के अगल बगल भी, ठीक है, कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जा रहा है कि अगल बगल कोई निर्माण इत्यादि हो रहा है या क्रियाशील हो और महानिरीक्षक को यह प्रतीत हो कि ऐसे निर्माण इत्यादि के लिए में नियोजित व्यक्तियों के आचरण या ऐसे आचरणों की युक्तियुक्त आशंका के कारण ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल के नियोजन की आवश्यकता है, तब महानिदेशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान में अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त कर दे और जब तक ऐसी आवश्यकता बनी रहे तब तक वहां नियोजित रखे और ऐसे कर्म, विनिर्माणशाला इत्यादि के चलाने में प्रयुक्त विधियों का नियंत्रण या अभिरक्षा जिस व्यक्ति के हाथ में है उसे अतिरिक्त बल के लिए जो इस प्रकार आवश्यक है संदाय करने के लिए समय समय पर आदेश दे और तदुपरि ऐसा व्यक्ति तदनुसार संदाय करेगा। ओके, सेक्शन 14, सेक्शन 14 बात कर रहा है, मान लो कि रेल है, ठीक है, रेल की पटरी है या नहर है या अन्य कोई भी निर्माण कार्य इत्यादि चल रहा है, ठीक है, अन्य निर्माण कार्य आदि चल रहा है, ठीक है, और उनके बगल में सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, ठीक है। और ऐसा देखो, ऐसा किसको प्रतीत होता है? महानिरीक्षक को प्रतीत होता है, ठीक है, ऐसा महानिरीक्षक को प्रतीत होता है। तो महानिदेशक ऐसे
पुलिस बल की तैनाती कर सकेगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग जो ये सेक्शन बोलता है, सेक्शन 14, कि नियुक्ति हो रही तो नियुक्ति का कुछ खर्चा होगा, है ना, खर्चे का भार होगा। तो खर्चे का भार किस पर डाले जाएगा? खर्चे का भार जो ऐसे रेल, नहर या विनिर्माण शाला को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, मान लो रेल है, रेल के अगल बगल निर्माण हो रहा है, तो रेल की सुरक्षा के लिए दिया गया है, तो रेल की सुरक्षा जिसके अंतर्गत होगी। नहर के अगल बगल निर्माण हो रहा है, तो नहर जिसके अंतर्गत है, या अन्य कोई निर्माण हो रहा है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो जिसके पास, जिसके नियंत्रण में या अभिरक्षा में ऐसा रेल या नहर होगा, ठीक है, ऐसे संचालक पर हम खर्चे का भार डालेंगे। कौन से खर्चे का भार? निर्माण इत्यादि का नहीं, वो तो उसका खर्चा है, ये पुलिस बल रखने का। 13 में क्या था कि व्यक्ति खुद अपने प्राइवेट खर्चे पर रखने के लिए पुलिस बल की मांग कर रहा था। 14 में महानिदेशक सुरक्षा के हिसाब से दे रहा है, खुद स्वयं से दे रहा है। यहाँ सामने वाला व्यक्ति मांग नहीं रहा है, ठीक है, बट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं फ्री में देगा, उससे खर्चा लेगा। ठीक है, ओके। 15 इम्पॉर्टेंट है, एपीयू के एग्जाम में इसकी क्वेश्चन सेक्शन कई बार पूछा गया है कि कहीं पर अगर विक्षुब्ध या संकट जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना हो तो क्या होगा। सो इसको अंदर से पढ़ के फिर हम लोग मैप पे चलते हैं। राज्य सरकार के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, यह घोषणा कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र, कोई एरिया विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है और ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण से समीचीन होता है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। कोई एरिया संकट में है या कोई एरिया विक्षुब्ध है और वहाँ के जो निवासी या वर्ग है, कोई अनुभाग है, कोई कुछ लोग हैं जिनका आचरण ऐसा हो गया है कि उस एरिया में पुलिस बल बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इन सब चीज़ों का वर्णन पुलिस के बारे में, पुलिस बल बढ़ाने के बारे में राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल के करेगी, उद्घोषणा द्वारा करेगी। ठीक है, तदुपरि उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह यथापूर्वोक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में रखे जाने के लिए उस नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त, जो सामान्यता पुलिस रहती है उससे अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करे। ठीक है, 15.2 15.3 बोलती है ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा। ये याद रखना है 15.3 फॉर एपीयू एग्जाम। ठीक है, ओके, अगर एपीओ के लिए तुम लोग जाने वाले हो तो। और अभी तो लॉ में तो आएगा तो पूरा ही लिखना है। 15.3 पूछा गया है कि अगर किसी एरिया में जो विक्षुब्ध है, और ठीक है, पूछा गया है जहाँ संकट में एरिया, राज्य सरकार अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ भेज रही है, स्वयं से भेज रही है, तो वहाँ उसका खर्चा किससे निकालेगी? तो उस एरिया में रहने वाले लोगों से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए भेज रही है। जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या पश्चात के पश्चात, कौन? जिले का मजिस्ट्रेट जो आवश्यक समझे ऐसे खर्च का प्रभाजन उन निवासियों के बीच कर सकेगा जो यथापूर्वोक्त उसे वाहन करने के दायित्वाधीन है और जिन्हें ठीक उत्तरवर्ती उपधारा के दिन छूट नहीं दी गई है। ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के ऐसे क्षेत्र में उनका साधनों की बाबत मजिस्ट्रेट के निर्णयों के अनुसार किया जाएगा। अब देखो, सभी से नहीं लिया जाएगा तो किन से फीस ली जाएगी? उस एरिया के उन निवासियों से लिया जाएगा जिनको जिले का मजिस्ट्रेट जांच के पश्चात आवश्यक समझे और ऐसे खर्चों का क्या करे, उनमें बंटवारा करेगा। ठीक है, ओके। कुछ लोगों को छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों, ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे सकता है। कुछ लोगों को छूट भी दी जा सकती है, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है।
इस धारा की उपधारा के 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में यह कालावधि कथित होगी जिसमें वह प्रवृत्त रहेगी, किंतु वह किसी भी समय प्रत्याहृत की जा सकेगी और ऐसी कालावधि या कालावधि के लिए समय समय पर चालू रखी जा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामलों में निर्दिष्ट करना ठीक समझे। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए निवासियों के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो ऐसे क्षेत्र के अंदर भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा अधिभोग में रखते हैं या धारण करते हैं, और वे भूधारक हैं जो ऐसे क्षेत्र में सीधे रैयतों या अधिभोगियों से स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा भाटक संग्रहित करते हैं। भाटक मतलब किराया इकट्ठा करते हैं, इस बात के होते हुए भी कि वे वस्तुतः वहां के निवासी भले नहीं है। ठीक है, चलो इसमें कुछ और भी है क्या सेक्शन 15 में? आगे नहीं है तो देख लेते हैं 15 में क्या है। ओके, सो सेक्शन 15 कह रही है कि किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में जो कि संकट में है या विक्षुब्ध है, या हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, यह जिसे विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ऐसा संकट में या विक्षुब्ध किस कारण से है? वहां के निवासियों के कारण से, वहां के निवासियों ने कोई ऐसा कार्य किया है, या वहां के निवासियों में से कोई वर्ग या कोई अनुभाग, कोई एक छोटा वर्ग ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे ये खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसे संकट में खतरे को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करेगी कि हम अतिरिक्त बल का, जो बल वहां सामान्यतः पुलिस बल हर एरिया में रहती है, उसके अलावा अतिरिक्त बल की वहां नियुक्ति करेंगे। ठीक है, उसकी इस घोषणा के बाद महानिदेशक या अन्य कोई अधिकारी, अन्य प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार ने, इस स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए नियुक्त किया हो, ठीक है, कि आप ये काम देखिए, ऐसे अतिरिक्त बल का क्या कर सकेगा? नियोजन कर सकेगा। ठीक है, अब अतिरिक्त बल में हमेशा खर्चा लगता है, तो खर्चा किससे लिया जाएगा? पहली बात वहां के निवासियों से लिया जाएगा। ठीक है, निवासियों में इस खर्चे का बंटवारा कैसे होगा या निर्धारण? इसका जिला मजिस्ट्रेट जांच के बाद निर्धारित करेगा। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट जांच के बाद इसका निर्धारण करेगा, और कुछ लोगों को स्टेट गवर्नमेंट इससे छूट भी दे सकती है। स्पष्टीकरण कहता है कि ऐसे निवासियों में वो व्यक्ति भी आते हैं जो सामान्यतः उस क्षेत्र में नहीं रहते, परंतु किराया इत्यादि लेते हैं उस एरिया से, उनके अभिकर्ता या अन्य किसी तरीके से भूधारण या लाभ लेते हैं। ठीक है, चलो लाभ मतलब प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगला सेक्शन है सेक्शन 15A। ये कहता है सेक्शन 15 ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन जिन व्यक्तियों ने दुराचार किया था, ठीक है, उससे अन्य व्यक्तियों को अगर किसी प्रकार की मृत्यु, घोर विपत्ति या हानि हुई है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यह दावा कर सकता है कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ी है। क्षति की तारीख से 1 मास या इससे न्यूनतम कालावधि के अंदर जो विहित की जाए, उस जिले या जिले के उपखंड के या उस जिसके अंदर ऐसा क्षेत्र स्थित है, मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करेगा। फिर ये 2 है एंड ओके 3, 4 एंड 5। ओके, तो सीधी सी बात है, हम अपने चलते मैपिंग पे। और सेक्शन 15A कहता है कि किसी व्यक्ति को जिसको सेक्शन 15 के अंतर्गत, ठीक है, जिसको सेक्शन 15 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि हुई है। देखो सेक्शन 15 में क्या हुआ था कि एक एरिया है, वहां के निवासियों के कारण वहां पे क्या उत्पन्न हुई है? खतरा या इत्यादि उत्पन्न हुआ है। ठीक है, या उसके किसी वर्ग के कारण, मान लो वहां पे 50 लोग रहते हैं और 5 लोग ऐसे हैं जिनके कार्यों के कारण अन्य 45 लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, या
अन्य 45 में से 3 लोगों को नुकसान हो गया। ठीक है, कुछ नुकसान हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी में, संपत्ति में इत्यादि। तो सेक्शन 15A, सेक्शन 15A कह रहा है कि सेक्शन 15 में जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में किसी वर्ग या के कारण दुराचरण से, किसी वर्ग के किसी दुराचार से, किसी कार्य से, किसी आपराधिक कार्य से उसी एरिया के या किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, या घोर उपहति हुई है, या उसकी प्रॉपर्टी को हानि हुई है, या अन्य कोई हानि हुई है, ठीक, अन्य कोई नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको नुकसान हुआ है, ऐसे नुकसानी के लिए 3 महीने के अंदर आवेदन करेगा। ठीक है, क्षतिपूर्ति के लिए। अब एक आवेदन किसके अंदर करेगा, किसके समक्ष करेगा? तो या तो जिला मजिस्ट्रेट के अंदर समक्ष करेगा, या उपखंड मजिस्ट्रेट के अंदर करेगा। ठीक है, समक्ष करेगा, इतना याद रखना है। ठीक है, फिर 15A कुछ और भी बोलता है। 15A कहता है मजिस्ट्रेट निम्न आदेश दे सकता है। चलो देखते हैं। ठीक है, 15A आगे बोलता है कि मजिस्ट्रेट निम्न आदेश दे सकता है, लेकिन आदेश के लिए उसे स्टेट गवर्नमेंट की सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्तियों की घोषणा कर सकेगा कि कौन कौन पीड़ित हैं। ठीक है, इनकी घोषणा कर सकेगा एक लिस्ट बना के। ठीक है, अब ये पीड़ित की घोषणा कर दिया है तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रतिकर मिलेगा। तो प्रतिकर की राशि जो उन्हें मिलनी चाहिए, कितनी राशि, कितनी क्षतिपूर्ति मिलेगी, तथा उन्हें कैसी बांटी जाएगी, किस रीति से दी जाएगी ऐसी प्रतिकर, ये भी मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शर्तें भी लागू होंगी। जैसे पहला, प्रतिकर सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनको नुकसान तो हुआ है उस एरिया में हुए दंगे इत्यादि के कारण, बस, बट उस नुकसान में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। ठीक है, अगर उनकी थोड़ी भी भूमिका थी तो उनको कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, प्रतिकर का निर्धारण हो गया है, मान लो सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं, इत्यादि नहीं है, तो वो सिविल वाद भी दायर नहीं कर सकता कि जो तुमको मजिस्ट्रेट दे रहा है उसी में संतुष्ट रहो। ठीक है, तीसरा शर्त हम देखते हैं कि क्या अगर मान लो उसने, मजिस्ट्रेट ने तुमको सिर्फ 2 रुपए दे दिए, मान लो तुम्हारे पास 2 लाख का तुमको नुकसान होता, तुम्हारे 2 लाख की फसल नष्ट हो गई, और मजिस्ट्रेट ने सिर्फ 2 रुपए दे दिया, और आप कह रहे हो कि हम प्रतिकर के खिलाफ सिविल वाद भी नहीं ला सकते, तो अब क्या होगा? ठीक है, तो इसके खिलाफ एक उपाय है, वो है स्टेट गवर्नमेंट या आयुक्त द्वारा हम क्या करा सकते हैं, निरीक्षण करवा सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। एंड लास्ट सेक्शन है इसका 16। लास्ट सेक्शन है 16। ये बोल रहा है कि 13, 14, 15, 16, 15A में जो अधीन जो संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका बयान। ठीक है, इसके अधीन जो धन, सिंपल लैंग्वेज में 13, 14, 15 और 15A में जो धन का संदाय हुआ है उसकी वसूली कैसे की जाएगी। ठीक है, तो जिले का मजिस्ट्रेट द्वारा इस रीति से जो CRPC की धारा 386 और 387 द्वारा जुर्मानों की वसूली के लिए उपबंधित है, किसी सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा की जा सकेंगी। सेकेंड एक इसमें था जो कि निरसित है। थर्ड बोल रहा है 15 का के अधीन संदत्त या वसूल किए गए सब धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उन व्यक्तियों को जिनको और उन अनुपातों में जिनमें वे इस धारा के लिए संदेह दिए जाएंगे। ठीक है।
16 कह रहा है कि 13, 14, 15 और 15A। हम ये तो बता दे रहे हैं कि खर्चा किससे किससे लिया जाएगा, पर लिया कैसे जाएगा। तो ये बता रहा है सीआरपीसी में जो जुर्माना वसूलने का तरीका बताया गया है उस हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है। नाउ अगर बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तो सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस में जो सेक्शन दिया है वो लिख देना। ठीक है, ओके। सिंपल सी बात है। एक बार चलो इसको एक बार अपना रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 to 16 अतिरिक्त पुलिस बल। तो अतिरिक्त पुलिस बल कहाँ लगेगी? जहाँ सामान्यतः पुलिस बल है पर उससे अधिक की आवश्यकता पड़ जाए। तो कोई व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जहाँ उसे अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, अर्थात पुलिस बल की आवश्यकता है, तो वह व्यक्तिगत खर्चे पर, अपने स्वयं के खर्चे पर ऐसे पुलिस बल को अपने यहाँ नियुक्त करवा सकता है। कैसे नियुक्त करवा सकता है? उसे लिखित आवेदन करना होगा ये तो महानिरीक्षक के पास या सहायक महानिरीक्षक के पास या जिलाधीक्षक के पास। ठीक है, ओके। और उद्देश्य क्या है इसका? शांति को बना के रखना। ठीक है। अब देखो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? एक बार इसने आवेदन तो कर दिया था, नियुक्ति करेगा जिला मजिस्ट्रेट। ओके, लेकिन सामान्यतः किसके अधीन रहेंगे ऐसे पुलिस वाले? जब अतिरिक्त पुलिस बल जब काम कर रही है तो अधीक्षक, जिला अधीक्षक के अधीन। ठीक है। अगर इनको हटाना हुआ तो ऐसे व्यक्ति को 1 महीना पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है, ओके। सेक्शन 14 कह रहा है कि अगर रेल, नहर या अन्य किसी निर्माण के अगल बगल महानिदेशक या महानिरीक्षक को लगता है कि पुलिस बल की नियुक्ति की जानी चाहिए सुरक्षा के मद्देनजर, तो महानिदेशक ऐसे पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट से इस पर सलाह भी ले सकता है। खर्चे का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके अंतर्गत ऐसे निर्माण, नहर या रेल का संचालन है। 13-14 के बाद आता है 15 कहता है किसी एरिया में, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किसी एरिया में अगर कोई संकट में स्थिति विद्यमान है वहां के निवासियों या किसी वर्ग के कारण, तो स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर सकेगी कि अतिरिक्त पुलिस बल का वहां पर क्या किया जाएगा? नियुक्ति की जाएगी। ओके। उसके ऐसी घोषणा के बाद महानिदेशक या अन्य प्राधिकारी जिसको ऐसे कार्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने नियुक्त किया हो, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। नाउ खर्चा किससे लिया जाएगा? तो उन निवासियों से जिस एरिया में ऐसे पुलिस बल नियुक्त किया गया था। बट इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा खर्चे का कि कौन कितना देगा? तो जिला मजिस्ट्रेट जांच के द्वारा करेगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ व्यक्तियों को छूट दे सकती है। चलो 15A क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। 15A कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का एरिया में, सेक्शन 15 में, खतरा उत्पन्न होने के कारण कुछ नुकसान किसी वर्ग व्यक्ति के कारण हुआ था, जिसमें किसी की डेथ, ग्रीवियस हर्ट, संपत्ति को नुकसान या अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ था, तो प्रतिकर के लिए 3 महीने के अंदर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के अंदर के समक्ष आवेदन कर सकेगा। ओके। ऐसे आवेदन के बाद जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पीड़ितों की घोषणा करेगा कि कौन सच में पीड़ित है। ठीक है। और प्रतिकर की राशि का निर्धारण करेगा, प्लस किस रीति से, किस अनुपात में किसको अब कितना प्रतिकर मिलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने की गलती है, उसको जो नुकसान हुआ उसमें उसकी थोड़ी सी भी गलती है, तो उसे किसी भी प्रकार की नुकसानी नहीं दी जाएगी। प्लस अगर प्रतिकर से वह संतुष्ट नहीं है तो वो किसी प्रकार का सिविल वाद नहीं ला सकता। स्टेट गवर्नमेंट या आयुक्त द्वारा ऐसे प्रतिकर का निरीक्षण किया जा सकता है। फिर सेक्शन 16 बोलता है, मान लो 13, 14, 15, 16 में जो प्रतिकर दिया गया था, 13, 14, 15, 15A में जो प्रतिकर दिया गया है, ठीक है, उससे सामने वाला देने से मना कर रहा है। जो प्रतिकर का खर्चा लगाया गया है, ठीक है, जो खर्चा लगाया गया है उसे सामने वाला देने से मना कर रहा है, तो सरकार या मजिस्ट्रेट उसको कैसे वसूलेगा? जुर्माने की तरह, जैसे सीआरपीसी में वसूला जाता है, नया लॉ में बीएनएसएस। तो ये था। इसके आगे फिर हम
लेंगे सेक्शन 17 से, एंड 17, 18, 19, 20 भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये कल वाली क्लास में करते हैं। ओके चलो, और अपने जूनियर से कुछ सीखो, देखते हो तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। चलो बाय। ओके